क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, जरा आप खामोश हो जाए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि आपके पास एक फर्स्ट टर्म है जो कि 14 है, ठीक है। अच्छा, अब ना थोड़ा सा बुक से बातें करना सीखनी है, मतलब वो क्या इंफॉर्मेशन आपको बताई जा रही है क्वेश्चन के अंदर, उस पे फोकस करना है, इंफॉर्मेशन पे। ये आपका पहला सेंटेंस यही लिखा हुआ है ना कि फर्स्ट टर्म 14 है, इसको हमने मैथ में कन्वर्ट करके लिखना है, मतलब a इज इक्वल टू 14। ओके होगी बात। उसके बाद आगे लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स and sum of first 10 terms are equal but opposite in sign। ये लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो ही करना है। अब दोबारा फोकस करें, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। हम सम का फार्मूला क्या होता है, एस एन, ये पढ़ा है ना, टर्म का ए एन और सम का एस एन। तो अगर 5 टर्म्स का सम है तो हम इसे कह सकते हैं S5, S5। और 10 टर्म्स के सम को कैसे डिनोट करेंगे, S10। कहते हैं आर इक्वल, तो इक्वल लिख दिया, अपोजिट इन साइन, तो किसी एक का साइन नेगेटिव कर। अब यही कुछ क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। अब अपना क्वेश्चन देखिएगा, कहता है फर्स्ट टर्म इज 14, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो हमने उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू को कहते हैं, हमने वैल्यू बराबर रख दी और साइन एक का चेंज कर दिया। आप S5 के साथ भी माइनस लिख सकते हो। मेन टारगेट जो उसने कहा वो करना है। अब ये सवाल देखिए, जो सवाल लिखा हुआ है ना, वो बेसिकली ये बात लिखी हुई है और कहता है A3 मुझे फाइंड करके दो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कुछ भी फाइंड करना हो, कौन सी 2 चीजें ढूंढते हैं, एक A और एक D। A तो गिवन है, D हमने फाइंड करना है। उसके लिए जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो इस्तेमाल करेंगे, मतलब सम में जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो हम इसको यूज करेंगे। तो एस एन का फार्मूला आता है सबको, एस एन का फार्मूला होता है n over 2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब S5 की जगह S5 का फार्मूला लिख दो, S10 की जगह S10 का फार्मूला लिख दो। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो D आ जाएगा। लिखकर चेक कर लेते हैं, S5 इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 5 over 2 into 2a प्लस 5 minus 1 d। मैंने S5 की जगह जो जो वैल्यू गिवन थी वो पुट कर दी, इज इक्वल टू माइनस, अब इसकी जगह वैल्यू पुट करने लगा हूं 10 over 2 into 2a प्लस 10 minus 1 d। बात समझ लगी। अब इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना आता है, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके डी की वैल्यू फाइंड करें। 5/2 को लिख सकते हो 2.5, अपने कैलकुलेटर पे करके देख ले। 5/2 को हमने लिख दिया 2.5। 28 प्लस 4d। इसको थोड़ा सा हल किया, पेपर में आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई स्टेप के मार्क्स नहीं होते, डायरेक्ट आंसर पे हमने पहुंचना। -5 इंटू 28 प्लस 9, यहां तक ओके है। अब अगला काम क्या करेंगे, या तो 2.5 को उधर जाकर डिवाइड कर दो, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, या इन दोनों को आपस अंदर मल्टीप्लाई कर दो।
जैसे दिल करता है। तो 2.5 को 28 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा? 70 प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया 10d इज इक्वल टू 28 को -5 से मल्टीप्लाई किया और -45। अब ऐसा करो कि जो d है उसको एक साइड पे कर दो और जो बाकी नंबर है उसको एक साइड पे कर दो। तो 10d -45d प्लस -140 माइनस अब 10 और 45 55 हो गया इज इक्वल टू -2। अब 55 को उधर जाकर डिवाइड कर देते हैं तो -2 10/50 5 पे ये कैंसल हो रहा है तो कितना आ जाएगा? -70/। अब आपके पास a पहले से था, d आ चुका है। अब जो मर्जी फाइंड करना चाहते हो कर सकते हो। अब A3 फाइंड करें, A7 फाइंड करें, कोई S फाइंड करें, जो मर्जी फाइंड करना चाहते हो जाएगा जी। A3 चाहिए आपको? A3 का फार्मूला आता है A प्लस 70 की जगह ये 70 किसका आया था? 42। तो A प्लस 2D, A कितना है हमारे पास? प्लस 2 into -42/11। अच्छा आप ना ऐसे सवाल ना कैलकुलेटर में पुट करके हल कर दिया करें, ऐसे साइन का इशू नहीं आएगा। एज इट इज कैलकुलेटर में पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 70/11। पुट करके देख लो 14 + 2 into -42/11। ओके लेकिन ये 70/11 आंसर नहीं है। तो आपके कैलकुलेटर में बहुत सारे अच्छे अच्छे फंक्शन है। आप ऐसा करें कि शिफ्ट प्रेस करके SD लिखा होगा वो प्रेस करें तो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर आ जाएगा। SD का जो फंक्शन है स्टैंडर्ड टू डेसिमल, इसका मतलब होता है ये क्या करता क्या है, ये 3 तरह से आंसर देता है। डेसिमल में भी दे देगा, फ्रैक्शन में भी दे देगा और मिक्स फ्रैक्शन में भी दे देगा। अगर आपको फ्रैक्शन और डेसिमल चाहिए तो सिर्फ SD प्रेस कर दिया करें। फ्रैक्शन है तो डेसिमल बन जाएगा, डेसिमल है तो फ्रैक्शन बन जाएगा। और अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर चाहिए तो शिफ्ट SD पर प्रेस कर दिया करें। तो ये आप वैसे भी जो मैथ वाले हैं वो तो डायरेक्ट, जिनको टेबल आते हैं पहाड़े भी कहते हैं इसको, 11 का टेबल 11 से 66, बाकी कितना बच गया 4। हाँ जी नेक्स्ट और सवाल बताएं जिसमें कोई मसला आया। 17 सवाल थोड़ा सा पढ़िएगा। The first and last arithmetic progression are -4 and 146. देखिए वो क्या क्वेश्चन देखता है, लिखता है इधर। बातें कर लो फिर बाद में पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा ना तो फिर ना बातें किया करो बस। ये रिक्वेस्ट समझ लो, अभी तो रिक्वेस्ट है। एक दफा आप लोगों के हो जाए ना प्रैक्टिकल, फिर रिक्वेस्ट खत्म हो जाएगी, फिर घुसोनमुखी होनी, समझते हैं ना। इसका ये नहीं कि कोई या नुकसान है, इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ये कोई आम स्टडी पे आप नहीं आ गए हो, इसमें आपको हर एक वर्ड को कैच करना है, प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस है। ये ऐसा नहीं है कि रट्टा लगा के पेपर पास हो जाएगा। यहां पर पास हो जाए और आपको सब्जेक्ट ना आता हो तो नुकसान है। यहां सिर्फ पास फेल की गेम है ही नहीं, यहां पर सीखने के मरहले, तो सीखने का तो एक एक लम्हा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाँ जी फर्स्ट टर्म कितनी कह रहे हो जी? -4
फर्स्ट टर्म है -4 और लास्ट टर्म 146. 146। कहता है जी फर्स्ट टर्म -4 है, लास्ट टर्म 146 है, ये लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है जी। नेक्स्ट बताएं जी। The sum of terms is 7171. सम उसका 7171. सम है 71। फाइंड क्या करना है? The number of and देखिए ये जो मैंने लिखा है ये तो पता है ना कि उसने अंग्रेजी में लिखा हुआ, बस उसने कहा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म -4 एंड 146। फर्स्ट टर्म को हम ए लिखते होते हैं और आखिरी टर्म को हम ए एन लिखते होते हैं। उसने कहा जी इन सब का सम है 7171, हमने एस एन लिख दिया। कहता जी एन बताओ। अब ये बड़ी अच्छी सिचुएशन होती है कि आप डायरेक्ट अगर हल करना जानते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट अगर आपको हल नहीं करना आता तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। देखें दो तरीके बताने लगा हूं। एस एन का फार्मूला हमारे पास है, एक एस एन का फार्मूला लिखो जरा, क्या आता है? एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2a प्लस n माइनस 1 और ए एन का फार्मूला भी लिखो, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। एक तो डायरेक्ट तरीका है, वो भी हम सीखते हैं। एक इनडायरेक्ट तरीका है। पहला डायरेक्ट तरीका सीखते हैं, हमने फाइंड क्या करना है? अच्छा देखें, में और अकाउंटिंग में लीडर वही है जो शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकता हो और एक्यूरेट, शॉर्टकट और एक्यूरेसी। देखिए एस एन का मैंने एक और फार्मूला भी लिखवाया था, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2a प्लस, ये भी फार्मूला है ना। आप एस एन गिवन है 7171, एन फाइंड करना है, ए भी गिवन है, ए एन भी गिवन है, सवाल आपका खत्म हो। ये है शॉर्टकट कि आपने देखिए मेरे पास दो ऑप्शन थी, दो फार्मूले थी। मैंने जैसे ही फार्मूला देखा, मैंने रिक्वायरमेंट देखी, मेरा फौरन दिमाग में क्लिक किया कि ये फार्मूला इससे जल्दी सवाल हल हो सकता है। मैंने वो फार्मूला लगाया, सवाल हल हो। अब इसमें सिंपलीफाई करना है। दोनों में से जल्दी सिंपलीफाई कौन सा हो जाता है फार्मूला? सिंपल देखें, अगर तो डायरेक्ट कुछ फाइंड करना है ना, फिर तो ये फार्मूला है, क्योंकि इससे पहले ए एन फाइंड, अगर ए एन पहले से फाइंड कर पड़ा हुआ है फिर ये फार्मूला जल्दी होता है। अगर आपके पास ए एन पहले से मौजूद है तो फिर ये फार्मूला बेस्ट है। हाँ जी, इसको सिंपलीफाई कर लो, एन आ जाएगा, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा -4 और 146 का दूसरी जगह पर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास एन हो जाएगा, हो जाएगा इससे आगे। और दूसरा तरीकाकार क्या था? दो इक्वेशन बनाकर हल करना, वो बहुत लेंथी हो जाता कि अगर आप क्या करते, ए एन की जगह हम लिखते a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 146। a की जगह लिखते -4, n हमने फाइंड करना था और d भी हमारे पास नहीं है। फिर हम n माइनस 1 d इज इक्वल टू -4, इधर जाकर प्लस हो गया, n माइनस 1 d किसके बराबर है? 150 के। तो यहां पर हम आते एस एन की जगह इस फार्मूले की हेल्प करने लगे। एस एन की जगह मैंने पुट कर दिया 7171 n ओवर 2 इंटू -4 प्लस n माइनस 1 d की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 150। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तब भी n आ जाएगा। मतलब ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में है, आप हर तरह का सवाल कर सकते हो, बस दिमाग फोकस करने वाला रखना है। ओके की बात। और सवाल बताएं।
19। अच्छा, सवाल में अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करनी है। लिखा हुआ है पहले महीने की सैलरी 3000 है। नहीं सवाल है, सवाल देखना है। पहले महीने की सैलरी 3000, हर साल पर मंथ सैलरी 100 रुपए से बढ़ जाएगी। ये सवाल है। पहले महीने की, पहले साल पर मंथ सैलरी 3000 है, हर साल पर मंथ सैलरी 100 रुपए बढ़ जाती है। ऐसा बताओ 25वें साल पर मंथ सैलरी क्या होगी, और 25 सालों की टोटल सैलरी क्या होगी। ये पूछा गया है। सवाल हो गया सबको। पहले साल पर मंथ सैलरी 3000 है, फिर हर साल पर मंथ सैलरी 100 रुपए चेंज हो जाएगी। कहता है 25वें साल पर मंथ सैलरी बताओ और 25 सालों की टोटल सैलरी बताओ। ये जो 3000 आपको गिवन है ये पर मंथ है, इंक्रीज भी पर मंथ है। 25वें साल वो सैलरी पूछ भी कौन सी रहा है। अब 25वें साल की पर मंथ सैलरी ये टोटल है या कोई एक टर्म है। ये 25वें साल की पर मंथ है, तो मतलब जब टर्म की बात आएगी तो ए एन का फार्मूला लगेगा, जब टोटल की बात आएगी तो एस एन का, और जब किसी एक वैल्यू की बात आएगी तब कौन सा फार्मूला लगेगा, ए एन का। ए एन किसके बराबर होता है जी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए हमारे पास 3000 है, प्लस एन माइनस 1 को लिख दूं 24, क्योंकि ए 25 चाहिए ना हमें, और डी हमारे पास है 100, क्योंकि हर साल 100 रुपए का चेंज आ रहा है। कितना आ गया 5400। ये तो आ गया हमारे पास 25वें साल की पर मंथ। अब टोटल सैलरी चाहिए तो क्या करें, एस एन चाहिए या ए एन चाहिए। अब 25 सालों की हमें टोटल सैलरी चाहिए, तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, आता है एन ओवर 2 ए प्लस एन माइनस 1। आप वैसे ए प्लस ए एन भी कर सकते हो, क्योंकि ए एन तो हमने फाइंड किया हुआ है ऊपर। अच्छा, जब ये हम फार्मूला लगाएंगे ना तो ये पर मंथ के साथ जवाब आएगा, क्योंकि सारा डाटा हमने कौन सा पुट किया हुआ है, पर मंथ का, और हमें 25 महीनों की चाहिए या 25 सालों की चाहिए, तो उसको एंड विद 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं ना। हमने हर साल का पर मंथ डाटा ले लिया और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सालों का आ जाएगा। तो अगर हम इसमें देखें तो n कितना हमारे पास है 25, 2 into 3000 प्लस 24, और ये हमारे पास कितना है 100। अगर हम इसको हल करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है 1 लाख। अच्छा, 1,05,000 इज नॉट एन आंसर, क्योंकि ये पर मंथ के हिसाब से है और हमें साल के हिसाब से चाहिए। 25 सालों का डाटा चाहिए या 25 महीनों का चाहिए, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 1260। आपने क्वेश्चन पर फोकस किया करना है कि क्वेश्चन के अंदर वो हमसे डाटा गिवन किस चीज का किया हुआ है और फाइंड क्या करवा रहा है। हर चीज उसने पर मंथ के हिसाब से दी है, और पर मंथ पूछा तो हमने डायरेक्ट हल करके 5400 बता दिया। 25 सालों का डाटा पूछा। अच्छा, ये भी मैंने अभी आपको ओरिजिनल तरीके से नहीं करवाया, ओरिजिनल तरीका इसका कोई और है। ऐसे पेपर में आप ऐसे ही कर लेना, काम चल जाएगा हमारा। ओरिजिनल तरीका सुने। उसने कहा 25 इयर्स का मुझे सम चाहिए। जो सिर्फ पास होने के लिए आया है ना, वो तो चाहे सो जाए 2 मिनट के लिए, जो सीखने के लिए आए वो फिर
ये चीज भी देखें, 25 सालों का डाटा हमें चाहिए, 25 सालों का सम। ये जो 3000 है, क्या ये एक साल का डाटा है या एक महीने का डाटा है? ये तो एक महीने का डाटा है। हमें 25 सालों का सम चाहिए। अगर हम 3000 फिर 3100 फिर 3200 के हिसाब से करेंगे, 300 वो तो 25 महीनों का डाटा आएगा, 25 सालों का सम तो नहीं आएगा। अगर सम 25 सालों का चाहिए तो सारी टर्म्स भी 25 सालों में होनी चाहिए। तो अगर एक महीने की सैलरी आपकी 3000 है, तो 12 महीनों की सैलरी कितनी होगी? 36,000। ये है आपकी फर्स्ट टर्म, पहले साल की सैलरी। अगले साल आपकी पर मंथ सैलरी 3100 रुपए हो गई, ऐसा है? अगले साल बाद आपकी पर मंथ सैलरी चेंज हो जानी है। अगले साल पर मंथ सैलरी 3000 की बजाय कितनी होगी? 3100। अगर आपकी एक महीने की सैलरी 3100 है तो 12 महीनों की सैलरी कितनी होगी? 37,200। फिर दूसरे साल के बाद तीसरे साल पर मंथ सैलरी क्या हो जाएगी? 3200। और यहां पर ईयर के हिसाब से कितनी हो जाएगी? 38,000। अब 32,000 पहले साल की सैलरी पूरे साल की, 37,200 दूसरे साल की सैलरी, 38,400 तीसरे साल की सैलरी, एंड सो ऑन। और हमें चाहिए 25 सालों का सम। तो ए कितना आएगा? 36,000। डी कितना आएगा? 1200। और एस एन हमने फाइंड कर। अब एस एन फाइंड करो, डायरेक्ट आपका 1260000 आ जाएगा। अब आपको वो 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों भला? क्योंकि अब हमने सालों का डाटा लिया है। जब साल का डाटा लेंगे तो सालों का सम आएगा, मंथ का डाटा लेंगे तो मंथ का सम आएगा। तो इसमें अगर आप पुट करके देखोगे तो एस एन आपके पास डायरेक्ट 1260000 आ जाएगा। और बताएं कौन सा? 34। ये तो मुझे एक एक कह गया, आपने सारे मुझसे करवाए हैं, तो आप लोगों ने क्या किया? सारे हो गए थे? तो चौथा पांचवा सवाल 10 तो टोटल थे। अच्छा, मुझे लगता है जहां भी थोड़ी सी अंग्रेजी आ जाती है आप लोगों की अंग्रेजी मुक जाती है। देखिए ना, इसको इंग्लिश ना समझें, ये मैथ है, बस लिखी डिफरेंट लैंग्वेज में है। और इसके साथ थोड़ा सा आप ना फोकस करके ना काम किया करें। चलें जी, क्वेश्चन बताएं। 34 है? कौन सा सवाल कह रहे हो? 34 बताएं क्वेश्चन। स्टेटमेंट थोड़ी सी पढ़े। He bought equipment for ₹4,50,000. The amount is payable in 11 annual installments. Where first 10 installments are in arithmetic progression and the 11th installment will settle the remaining balance. If first two installments are 10,000 and 12,000 respectively, compute the amount of 11th installment. फिर वही बात, देखें सवाल क्या है, सवाल पर फोकस करना। आपने 4 लाख, आप देखते हो सवाल पढ़ते हो, अब इसको प्रैक्टिकली सोचना है। आपने देना है 4,50,000। पेपर में तो आप बगैर किसी फार्मूले से भी कर सकते हो। 4,50,000 आपने टोटल देना है। कहते जो पहले 10 किस्तें हैं ना, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका मतलब क्या है कि अगर पहली किस्त 10,000 है, दूसरी 12, फिर आगे 14, फिर 16, इसी तरह 10 किस्तें आ जाएंगी। ट्रखालोजी मेथड क्या है? ऐसे 10 लिखकर प्लस कर लो, 450 से माइनस कर दो, बाकी 11वीं किस्त आ जाएगी। ये तरीका है ना एक, क्योंकि उसने कौन सा 200 किस्तें गई हैं, कहते 10 इंस्टॉलमेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो 2000 ऐड करते जाओ। 10, 12, 14, 16, 18, 20, जहां 10 थोड़ी होगी प्लस कर लो, वो 10 किस्तों का टोटल आ जाएगा। 450 में से माइनस कर दो, जो बाकी बचेगा। ये तो था ट्रखालोजी मेथड। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है? 10 किस्तों तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ए कितना है? 10,000। डी कितना है? 200। अगर मैं एस 10 फाइंड कर लूं, इसका मतलब क्या होगा? 10 किस्तों का टोटल।
10 किस्तों का टोटल अगर 450 से माइनस कर दूंगा तो बाकी जो बचेगा, उसने कहा बाकी सारा 11वीं किस्त है। नहीं समझ लगी? ओके होगी बात? Yes, sir. देखिए S10 का मतलब है, S10 का मतलब है 10 इंस्टॉलमेंट का टोटल, और S11 हम फाइंड नहीं कर सकते। वो कहते हैं S10 तक ही एपी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितनी किस्तों तक है? 10 किस्तों तक। तो जब आपने S10 फाइंड किया, किसी ने किया तो बता दें S10 कितना आ रहा है? 190,000। ये है 10 किस्तों का सम, और आपने टोटल कितने देने हैं? 450। और उस क्या कहता है कि बाकी के पैसे 11वीं किस्त में सारे दे देंगे। तो 450 में से 190 माइनस कर देंगे, बाकी हमारा आंसर। 39 क्वेश्चन किसका है जी? कौन सा? 39 क्वेश्चन थोड़ा सा रीड करना जरा। A company earned a profit of 50,000 in 20 years. The profit is expected to increase by 5,000 each year. How many years will it take the company to earn total profit of 165,000? अच्छा, इसमें एक और चीज भी मैं आपको सिखाता हूं। पहले साल का प्रॉफिट कितना है जी? 50,000। और हर अगले साल कितना बढ़ रहा है? 500 या 5,000? 5,000। कितने सालों में टोटल कितना हो जाएगा? 150। अच्छा, सवाल सबका ओके है ना? अच्छा, आप लोग ना जवाब ढूंढते हो, जवाब को नोट करने की कोशिश भी करते हो। असल जवाब नहीं है, असल क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है। जवाब हो जाना है, क्वेश्चन को सीखना है। क्या लिखा हुआ है? पहली केस 50,000 हम दे रहे हैं, या पहला 50,000 प्रॉफिट है, हर अगले साल 5,000 बढ़ रहा है। कहते कितने सालों में हमारा प्रॉफिट टोटल 165,000 हो जाएगा। ये जो एन फाइंड करना है, साफ साफ लग रहा है। कितने सालों में हमारा 160, कितनी किस्तों में या कितने सालों में हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 160। हाँ, इसके सोल्यूशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं, फिर देख लेना जो पेपर में आपको बेस्ट लगे वो आंसर हमारा होगा। 3 तरीके बल्कि। SN का जब हम फार्मूला लिखेंगे, SN इज इक्वल टू 165,000 है हमारे पास। SN की जगह उसका फार्मूला लिख दो, N/2 2A प्लस N-1 D इज इक्वल टू 165,000। N/2, N तो फाइंड करना है, A हमें गिवन है, कितना है गिवन है? तो आप 1 लाख कर दें। N हमें नहीं गिवन, D 5,000 गिवन है, 165। अब यहां से हमें N चाहिए। N के 3 तरीके हैं। एक तरीका इसको हल कर ले, दूसरा तरीका इसको कैलकुलेटर में पुट कर दे डायरेक्ट, और तीसरा तरीका होता है बैक सॉल्व करना। 3 तरीकों से पेपर में हम काम कर सकते हैं, डायरेक्ट, बैक सॉल्व और कैलकुलेट हल करके। ठीक है, चले फिलहाल तो ये इसको यहां तक रखते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट कल इस तरह का ये सवाल करवा दूंगा। अब आपने एक दफा पिछला सारा रिवाइज करके आना है, जो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, AN और SN, और जितने सवाल हमने किए उसको ओवरव्यू करके आना एक दफा दोबारा, ताकि उसमें कोई परेशानी ना हो। और आपने एक तो है ना एंड पे, पीछे थ्योरी भी गिवन है इसकी, कल आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सारी एग्जांपल और थ्योरी करके आनी है बुक की, सेल्फ टेस्ट नहीं, जो पीछे थ्योरी गिवन है, स्टडी टेक्स्ट जो है, मतलब चैप्टर नंबर 3 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला पूरा पोर्शन पढ़ के आना है। उसमें जो मैं आपके MCQs बना कर आऊंगा, सम ऑफ सीरीज है। सम ऑफ सीरीज है।